हिसाब से ना मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कंबोडिया से डिपोर्ट नहीं होना चाहते हो तो कम से कि अगर आपके पास पैसा कम है तो कम दिन का दिखाइए, पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन का दिखाइए। तो हैं ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा, आपको कौन सा वीज़ा। तीसरा पार्ट दोस्तों इस वीडियो का ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कंबोडिया जाने के लिए। सिम कार्ड दोस्तों यूज़ करना, वो है मेडफोन का सिम कार्ड। आप उसका सिम कार्ड सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता है, आप उसका सिम। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ना सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा, बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने यार वीडियो को इतना प्यार दिया। क्योंकि नोमैड्स बैकपैकर की हमारी जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट 2000 क्रॉस करने वाली है सब्सक्राइबर। इसके लिए यार बहुत बहुत थैंक्स, और प्लीज़ आगे भी ऐसे सपोर्ट करती रहिएगा ताकि हमें अपनी इस फैमिली को एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकें। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आप लोगों ने यार जिस तरीके से मैसेज किया कि कंबोडिया के बारे में मुझसे इंस्टाग्राम पे यार बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि कैसे जाना है, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा है, कैसे वहाँ पे कितनी करेंसी लेकर के जाना है, कहाँ से जाएं, लैंड बॉर्डर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। इतने सारे सवाल आप लोगों ने पूछे और कई लोगों ने तो रिक्वेस्ट भी किया कि यार अगर आप एक वीडियो बना के डाल देते तो ताकि सबके लिए आसानी हो जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक वीडियो बना करके डाल देते हैं जिसमें मैं आपकी कोशिश करूँगा कि सारे सवालों के जवाब जो है दे दूँ। इस वीडियो को दोस्तों मैंने कई चैप्टर्स वाइज डिवाइड भी कर रखा है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात को खोज रहे हैं वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन में चैप्टर डिटेल्स देख सकते हैं और डायरेक्टली उस पार्ट पे जंप कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप लोग सारी वीडियो को देखें ताकि आपके जो जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे दूर हो सके कंबोडिया रिलेटेड से। और आई होप दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पहली बार भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा, आपको कौन सा वीज़ा लेना है कंबोडिया जाने के लिए। तो दोस्तों कंबोडिया जो है वो इंडियंस को ई वीज़ा देता है। वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं अगर आप स्पेशली किसी लैंड बॉर्डर के थ्रू जा रहे होते हैं, या फिर आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए होता है तो। वैसे स्टिकर वीज़ा जनरली वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जिन्हें ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह बनानी पड़ती है, तो वो लोग स्टिकर वीज़ा प्रीफर करते हैं। अगर आप स्टिकर वीज़ा चाहते हैं तो आप किसी भी एम्बेसी से जाके ले सकते हैं, जो भी इंडिया में जो भी कंबोडिया की एम्बेसी है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप किसी कंसल्ट के थ्रू अप्लाई करके ले सकते हैं। वैसे अगर आप केवल ट्रैवल पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल ये जो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो अभी लिंक दिखाई दे रहा है इस लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। $36 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा और बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप जैसा कि फॉर्म पे देख पा रहे हैं अभी बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको सिंपल देखिए कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और किस तरीके से आपको अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको चूज़ करना है वीज़ा टी टाइप का। इसमें दो तरीके के वीज़ा होते हैं, टी टाइप या ई टाइप। तो आपको जो चूज़ करना है वो है वीज़ा टी टाइप का, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो वीज़ा टी टाइप करेंगे। अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से जाते हैं तो आप ई टाइप का चूज़ करके जा सकते हैं। तो टी टाइप आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको $36 का पेमेंट करना है और इसके बाद सिंपली मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर ही वीज़ा आ जाता है। जब मैं गया था तो मैंने आज अप्लाई किया था और कल मेरा वीज़ा आ गया था। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है ई वीज़ा का और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ई वीज़ा लेकर के ही जाएँ, वीज़ा ऑन अराइवल या स्टिकर वीज़ा के चक्कर में ना पड़े। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल जाते हैं तो भी आपको स्टिकर ही मिलता है, एक छोटा सा स्टिकर आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्टिकर लगता है। और बिलीव में गाइस अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना भी रहे ना तो कंबोडिया आपका कोई बहुत बड़ा ऐसा पासपोर्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कराएगा कि भाई दूसरी कंट्री देख के ये बात नहीं बोलेंगे अरे भाई बंदा कंबोडिया घूम के आया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं फ़्लाइट की। फ़्लाइट्स आपको दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मेरे पास दो सीनरियो यहाँ पे, मैं दोनों सीनरियो आपको बता देता हूँ। पहला सीनरियो ये है कि आप स्पेशली कंबोडिया ही ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप इंडिया से कंबोडिया जाएंगे और वापस इंडिया आ जाएंगे। अगर आपका ऐसा ट्रैवल प्लान है कि केवल कंबोडिया ही जाएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लाइट थोड़ा सा एडवांस में बुक करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा एडवांस में बुक करेंगे तो आपको रिटर्न फ्लाइट जो लगभग पड़ जाएगी वो पड़ेगी 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में रिटर्न फ्लाइट आपको मिल जाएगी बड़े ही आराम से। और इंडिया में कहाँ से सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ्लाइट आपको मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको इंडिया में बहुत ही चीप फ्लाइट मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली या बाकी जगह से। आप कोलकाता से बुक कर सकते हैं फ़्लाइट, बैंगलोर से भी बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप और सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं और एक ही साथ 2-3 कंट्री को भी कवर करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से या तो वियतनाम की फ़्लाइट ले लें जो आपको लगभग 7,000 रुपये में वन वे की फ़्लाइट मिल जाएगी वियतनाम की,
या फिर थाईलैंड की फ़्लाइट ले लें, थाईलैंड भी आपको इतना ही पड़ेगा, लगभग 7-7,500 रुपये की आपको 1 वे की फ़्लाइट मिल जाएगी, थोड़ा सा एडवांस बुक करेंगे आप तो। और उसके बाद आप वहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करके जा सकते हैं। लैंड बॉर्डर के बारे में आपको भी आगे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लैंड बॉर्डर के थ्रू जा सकते हैं, जिससे आपको फ़्लाइट का पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और या फिर आप फिर रिटर्न आते वक्त आप थाईलैंड या वियतनाम या किसी लाओस या इन तीनों कंट्री में से किसी से भी आप रिटर्न आ सकते हैं, जो कि आपको रिटर्न में फिर से केवल 1 वे का जो पड़ेगा वो 6-7 हज़ार रुपये में आपको रिटर्न मिल जाएगा। मैं वियतनाम से आया था, मुझे पड़ा था 6,800 रुपये की फ़्लाइट, जो कि काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू कंबोडिया। तीसरा पार्ट दोस्तों इस वीडियो का ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कंबोडिया जाने के लिए। अगर आप हाल फिलहाल में प्लान कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि RT-PCR कंबोडिया ने बहुत पहले ही हटा दिया था। जब मैं गया था उसी वक्त कंबोडिया ने RT-PCR हटा दिया था, और स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट कंबोडिया मांगता नहीं है। बस आपको एक डॉक्यूमेंट लेकर रखना अपने पास, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे नहीं मांगेगा ट्रैवल इंश्योरेंस, बट चूंकि ट्रैवल इंश्योरेंस आपके खुद के बेनिफिट्स के लिए भी होता है, क्योंकि कभी आप बीमार पड़ जाएँ या कुछ और इश्यू हो जाए मेडिकल, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट होगा आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिएगा। अगर आपको पूछना है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बुक करना है, कि वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं ज़्यादातर गो डिजिट के वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल हो ट्रैवल इंश्योरेंस का, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स आप कहीं से भी वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो और कोई वैसे डॉक्यूमेंट आपको बस नहीं चाहिए, एक केवल ट्रैवल इंश्योरेंस अपने पास रखना है। दूसरा आपको रखना है अपना ई वीज़ा लेकर के जाते हैं तो अपने उसको प्रिंट आउट करवा लेना, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप प्रिंट आउट करवा लें, चाहे आप कलर में प्रिंट आउट करवा लें, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं होता है इस चीज़ के लिए। तो आपको बस ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और आप सीधा कंबोडिया जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपका इमिग्रेशन में कैसे आपको जाना है। इमिग्रेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करना है। हमने सुना कि यार कंबोडिया वाले बहुत ज़्यादा डिपोर्ट कर रहे हैं, इमिग्रेशन में इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास आया जो पहली बार जा रहे हैं, और पहली बार जाते वक्त थोड़ा सा मन में डर सा भी लगा रहता है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्पेशली कंबोडिया जो कि इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा डिपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए यार थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, और वो बात मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इमिग्रेशन में सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, एक आपके पास होना चाहिए सिंपल ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। एक रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। या तो आप अगर जैसे कंबोडिया जा रहे हैं, डायरेक्टली कंबोडिया जा रहे हैं, तो कंबोडिया से आपके पास फ़्लाइट से अगर आप जाते हैं तो कंबोडिया से रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए इंडिया की, या फिर ऑनवर्ड किसी की होनी चाहिए, वियतनाम की या थाईलैंड की या किसी भी और कंट्री की। आपके पास एक ऑनवर्ड या रिटर्न फ्लाइट टिकट होना बहुत ज़रूरी है इमिग्रेशन के लिए। ये अगर ये मैं इस केस के लिए बता रहा हूँ, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं। लैंड वाला सिनेरियो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। और नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आपके पास जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो है करेंसी। करेंसी मैं अभी तो डिस्कस करूँगा इस पार्ट के बाद, क्योंकि करेंसी में थोड़ा सा और डिटेल्स आपको बताना है। उसके बाद आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करना है अपने अंदर। मतलब क्या होता है, देखिए पता क्या, कंबोडिया बेसिकली क्या कर रहा है आजकल, इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, और उसके पीछे रीज़न भी ये है कि यार कई बार मैंने देखा है, मैंने खुद से मैं ऐसे इंडियन से मिला हूँ जो कंबोडिया में बैन हो चुके हैं और वो वापस कंबोडिया आए हुए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप बैन हो चुके हो तो यार अगर आप जाओगे वापस किसी भी कंट्री में, चाहे वो कंबोडिया हो चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है वो वापस भेज ही देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों की वजह से क्या होता है कि वो सबको ये बात देखने लग जाते हैं कि भाई ये तो इंडिया से आया है, ये यहीं पर बस जाएगा, तो इसको तो वापस भेजो। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वो ये बात देखते हैं कि आप यार किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस लेवल में आप उससे बात कर रहे हो। तो तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे पास कम से कम 10-15 लोगों ने पूछे कि यार इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या इमिग्रेशन अगर आप क्रॉस करते हैं तो। देखो यार, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी ही है। आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट से आप उनसे अपनी सारी बातें समझा सकते हो। ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो यार इंग्लिश हर कोई बोल ही लेता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ ही सकते हो। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो क्या बोल पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप बेझिझक गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सके अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी भी एक बहुत ही मेजर रोल है आज के टाइम पे अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो। कितनी करेंसी आपको लेकर के जानी है, अदरवाइज़ आप डिपोर्ट हो जाएंगे। कैसे आपको करेंसी अपने पास रखनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको कितनी करेंसी अपने पास रखनी है। तो मेरे हिसाब से ना, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कंबोडिया से डिपोर्ट नहीं होना चाहते हो तो कम से कम $500 से लेकर $800 अपने पास रखिए जब आप फ्लाइट के थ्रू कंबोडिया जा रहे होते हैं। तो इतनी करेंसी तो अपने पास रख के ही रखिए, क्योंकि
वो लोग का ना यार, मैंने बात देखा है, मेरे सामने की बात है, बहुत सारे लोग हज़ार डॉलर लेकर के आए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो अगर आप लोग $800 $1000 रख सकते हैं अपने पास, आपके पास इतना बजट है कि आप इतना डॉलर लेकर के जा सकते हैं, तो इतनी करेंसी अपने पास रखिए। अगर थोड़ा सा कम है तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट $500 से ज़्यादा ही अपने पास रखिए, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके $500 या उससे कम है या उस नहीं हो पा रहा है इतना, तो अपना प्लान इतने कम दिन का दिखाइए कि उनको यकीन हो कि भाई आप इतने डॉलर में सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे आपके पास $500 आप लेकर के जा रहे हैं, $800 लेकर के जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी रिटर्न फ्लाइट आप दिखाइए कि एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर ही आप रिटर्न फ्लाइट या ऑनवर्ड फ्लाइट दिखा दीजिए कि भाई मैं 5 दिन रुकूंगा और फिर चला जाऊँगा। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको डिपोर्ट कर देंगे बैक, ये बात तो पक्की है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास डॉलर कम है, $500 $600 $700 है, तो आप दिन भी कम दिखाएं, ठीक है। ऐसा कई बार आप ये बात मुझसे पूछ सकते हो कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि रिटर्न फ्लाइट टिकट रिफंडेबल मिले या ना मिले, या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट रिफंडेबल मिले या ना मिले। तो ऐसा होता है कि कई बार आप जो है डुप्लीकेट फ्लाइट टिकट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली आप PNR होल्ड कर रहे होते हैं उसका, बट वो आपको पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता, केवल $10 $15 का होता है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं किस तरीके से ऐसा फ्लाइट बुक करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, जो भी ये बात जानना चाहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि फ्लाइट का इस तरीके से मैनेज करिए कि अगर आपके पास पैसा कम है तो कम दिन का दिखाइए, पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन का दिखाइए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लैंड बॉर्डर का क्या हिसाब किताब है, लैंड बॉर्डर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंड बॉर्डर सारे ओपन हो चुके हैं। आप थाईलैंड से जाएंगे तभी भी आप लैंड बॉर्डर ओपन है, थाईलैंड कंबोडिया जा सकते हैं, लाओस कंबोडिया जा सकते हैं, वियतनाम कंबोडिया जा सकते हैं, और कंबोडिया से भी आप इन्हीं 3 कंट्री में से किसी में भी आ सकते हैं वाया लैंड बॉर्डर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे लैंड बॉर्डर ओपन है, लैंड बॉर्डर से आप जा सकते हैं। लैंड बॉर्डर से प्रॉब्लम बस एक बात की मैंने नोटिस की है, और कई सारे मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है, मेरे खुद के कई पहचानने वाले दोस्त के साथ ये चीज़ हुआ है कि अब जब भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो तो ब्राइब का जो पंगा है ना, स्कैम जो होता है ब्राइब का, जो घूस लेते हैं ये लोग, ये काफ़ी ज़्यादा कंबोडिया बॉर्डर में देखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियंस को देख के वो थोड़ा कम ही डिमांड कर लेंगे, कभी कभी कि $10 $15 दे दो, तब तो चलो सही है, ठीक है भाई। अगर आपको $10 पे करना है तो यार उसके बाद आपको 5-5 6-6 घंटा बैठा के रख रहे हैं, तो आप इतना पैसा दे करके निकल सकते हैं वहाँ से। लेकिन अगर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करने लग जाते हैं, कभी कभी बोल देंगे $200 दो हमें वरना नहीं जाने देंगे, तो आप क्या करोगे इस केस में। तो ऐसे केसेस यार बहुत ज़्यादा लैंड बॉर्डर में देखे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर कभी वो ऐसा बोलते भी आपसे, अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो और वो आपसे कह रहे हैं $200 दो, $500 दो, $1000 दो, तो भाई उनकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने बात पे अड़े रहो। वो मजबूर हो जाएंगे एट द एंड और आपको वहाँ से जाने देंगे केवल $10-15 में ही। आप अपने बात पे अड़े रहो, उनको कन्विंस करते रहो और वो मानेंगे ही मानेंगे। तो अगर आप लैंड बॉर्डर से क्रॉस करते हो तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपको कोई भी ब्राइब मांगता है तो अपनी बात पे अड़े रहें। ऐसा भी ना कर दें कि भाई मैं एक भी रुपये नहीं दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा सा पंगा हो सकता है। ये तो होता है यार $10-15 एटलीस्ट देना ही पड़ता है लैंड बॉर्डर से अगर आप क्रॉस कर रहे होते हो तो। $0 तो किसी के साथ भी नहीं हुआ कि किसी ने एक भी रुपया नहीं दिया और वो निकल गया हो। ऐसा अगर हो गया तो फिर भगवान का कोई बहुत अच्छा ब्लेस होगा उसके ऊपर, अदरवाइज तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। बाकी लैंड बॉर्डर से भी आप जाते हो तो हमेशा ध्यान रखें करेंसी वही, फिर से वही बात हो, डॉलर वाली बात है। आपको जो है $500 से लेके $1000 तक अगर अपने पास रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब बात आती है कि भाई आप अब इंडिया से उड़ गए, कंबोडिया पहुंच गए, इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया आपने, अब क्या। तो देखिए इमिग्रेशन क्लियर वगैरह करने के बाद ना, उसके बाद जो आती है सबसे पहले आपको चीज़ आती है कि आपको करेंसी का इस्तेमाल करना है। तो कंबोडिया भाई ऐसी कंट्री है जहाँ पे डॉलर भी यूज़ होता है और कंबोडियन रियाल भी यूज़ होता है। वैसे वो जनरली जो उनका कन्वर्जन रेट होता है वो $1 = 4000 कंबोडियन रियाल का होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ही मत सोचिए कि नहीं भाई मुझे पहुँच के पहले ATM से कंबोडियन रियाल निकालना है या फिर करेंसी चेंज करवाना है, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। कंबोडिया में डॉलर हर एक जगह में एक्सेप्ट होता है। दूसरी चीज़ आती है कि यार सिम कार्ड कौन सा यूज़ करना है। सिम कार्ड मैं आपको करूँगा एडवाइस कि यार आप वहाँ से ना लें, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैंने फ़्लाइट से क्रॉस किया था और जब मैं पहुंचा था इमिग्रेशन क्रॉस करके, तो यार सिम कार्ड ना बहुत महंगा दे रहे थे, वहाँ $25-25 का दे रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप मार्केट से आकर के ले लेंगे ना तो वो ज़्यादा सही है।
वैसे भी अगर फ्नॉम पेन जाते हैं, एयरपोर्ट से फ्नॉम पेन उतरते हैं तो बाहर निकलते आपको ऑटो मिल जाएगी जो आपको $4-5 में आपको पहुंचा देगी फ्नॉम पेन सिटी में। वहाँ पे अपने हॉस्टल में जाइए, आराम करिए। उसके बाद मार्केट में जा करके आप सिम कार्ड ले सकते हैं जो कि आपको पड़ेगा $6 से लेकर के $10 के बीच में, आपको रेंज में आपको सिम कार्ड पड़ जाएगा। अब $6 से $10 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेंज होता है कि आपको कितना डेटा लेना पड़ता है, 10 GB वाला, 15 GB वाला। वहाँ पे ऐसा अनलिमिटेड वाला हिसाब किताब नहीं है, डेटा जो है वो लिमिटेड है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा सिम कार्ड दोस्तों यूज़ करना, वो है मेडफोन का सिम कार्ड। आप उसका सिम कार्ड सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता है, आप उसका सिम कार्ड वो यूज़ कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट नेटवर्क है हर एक कोने में। मैं लगभग कई ऐसी जगह पे गया हूँ रिमोट प्लेसेस में, बट उसका नेटवर्क हर जगह पे आ रहा था, तो सबसे अच्छा सिम कार्ड है वो। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूँ दोस्तों, तो लोकल ट्रांसपोर्ट कंबोडिया में जनरली जो है ना, कैसे कोई गवर्नमेंट लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं, जैसे अपने यहाँ क्या कि बस स्टैंड में चले जाओ, बस लिया निकल गया, ऐसा कंबोडिया में बहुत ही कम है। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आपको कहीं भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो अपने हॉस्टल में ही आपको पूछ लीजिए, हर हॉस्टल में अवेलेबल होता है। वो लगभग जो इनका रेंज होता है, मैंने देखा है प्राइस का, वो है $8 से लेकर $12 के बीच का होता है। किसी बड़े बड़े सिटी में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वैन वो लोग बुक कर देते हैं। और अगर बाहर से भी अगर आप लेते हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली क्या ना, बस स्टैंड नहीं है। आप 10 कदम चलोगे तो एक टूर वाला बैठा होगा जो आपको बस वगैरह बुक करके, वैन वगैरह बुक करके दे देगा। वो हर 10 कदम पे आपको मिल जाएगा हर सिटी में। और अगर आप नहीं घूमना चाहते हैं बाहर, तो अपने हॉस्टल में पूछ लीजिए, हॉस्टल में ही आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वही लोग बुक करके दे देंगे। रेट बराबर ही होता है, हॉस्टल में जितना होता है वही बाहर भी होता है। $1-2 का फ़र्क हो सकता है, $100-150 का, अदरवाइज रेट बराबर ही रहता है हर जगह। वैसे इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब छोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप ग्रैब वगैरह ऐप का यूज़ कर सकते हैं, बी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप्स हैं जो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे अपने यहाँ ओला उबर होता है, इस तरीके से लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है ये चीज़। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं कोई नई कंट्री की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, और जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है, आई होप। तो मिलता हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।